हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 5 भू संसाधन तथा कृषि के बारे में जानेंगे। तो भू संसाधन क्या होते हैं कि ऐसे संसाधन जो कृषि में काम आते हैं उन्हें हम भू संसाधन कहते हैं। और हमें इस पूरे चैप्टर में कृषि के बारे में पढ़ना है, विभिन्न फसलों के बारे में हमें पढ़ना है इसमें। तो वीडियो में कंटिन्यू बनी रहिए लास्ट तक। वीडियो बिल्कुल आपको मैं डीपली समझाऊंगा, इसमें एक बार इसे देखिए पूरी। हमने अपने चारों ओर भूमि के कई उपयोग देखे होंगे। पृथ्वी के कुछ भाग पर वृक्ष हैं, कुछ पर नदियां हैं तथा कुछ पर सड़कें तथा इमारतें हैं। आपने अपने चारों तरफ भी देखे होंगे कि कृषि के भूमि के क्या क्या उपयोग होते हैं। भूमि केवल कृषि कार्य में नहीं उपयोग की जाती, विभिन्न कार्यों में उपयोग की जाती है। जैसे सड़कें और नदियां हैं, ये भी भूमि पर ही पाई जाती हैं। जो हमारे वन हैं, जंगल हैं, ये सब भूमि पर पाए जाते हैं। तो कृषि के अलावा भी इसके बहुत से उपयोग हैं, आपको मालूम होने चाहिए। अब देखिए, भू उपयोग वर्गीकरण। भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। एक हमारा भारत का भू राजस्व विभाग है। विभिन्न कार्यकलापों के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि क्या भूमि के अलग अलग कार्य होते हैं, तो उनके कार्यों के आधार पर ही भूमि का वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए, ऐसे ही भूमि का एक क्षेत्र है वनों के अधीन क्षेत्र, जिसका इस वनों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है कि यहाँ पर वन ज़्यादा पाए जाते हैं। यह जानना जरूरी है कि वर्गीकृत वन क्षेत्र और वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों भिन्न हैं। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस तरह किया गया है जहाँ वन विकसित है, यानी जहाँ पर ज़्यादा वन विकसित है वो वनों के अधीन क्षेत्र है। जैसे किसी भी जंगल में अमेज़न का जो जंगल है, वहाँ पे हम बाहर की बात लेते हैं, अमेज़न का जो जंगल है वहाँ पे बहुत सारे वन पाए जाते हैं, तो वो वनों के अधीन क्षेत्र है और उस पर सरकार का ही दबदबा होता है, यानी कि सरकार ही उस पर कुछ कर सकती है। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त कृषि, यानी कि ऐसी भूमि जिसमें कृषि नहीं की जाती, यानी गैर कृषि कार्य की जाते हैं। इस वर्ग में बस्तियां, ग्रामीण तथा शहरी अवसंरचना, सड़कें, नहरें, उद्योगों, दुकानों आदि के लिए भू उपयोग शामिल है। द्वितीयक तथा तृतीयक क्रियाएं भी इसी में होती है। यानी कि इसका उपयोग भूमि के लिए, कृषि के लिए नहीं किया जाता, बाकी सब इसका उपयोग इसमें होता है। यानी कि भूमि पर मकान भी बनाया जा सकता है, वहाँ पर पेड़ भी लगाए जा सकते हैं, या फिर उद्योग यानी फैक्ट्री भी स्थापित की जा सकती है, कोई दुकान भी खोली जा सकती है, ऐसे बिजनेस किया जा सकता है कोई भी। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो भूमि पर किए जा सकते हैं कृषि के अलावा। तो ये गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ये थोड़ा कट गया, ये था बंजर। बंजर एवं व्यर्थ भूमि, यानी कि ऐसी भूमि जो व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है, काम ही नहीं आती। उस पर हालांकि मकान तो बन सकता है, लेकिन उसमें बिल्कुल कृषि योग्य नहीं होती वो बिल्कुल भी। वह प्रचलित भूमि जो कृषि योग्य नहीं है, इन पर खेती नहीं की जा सकती। मरुस्थल, बंजर, पहाड़ी आदि क्षेत्र, जैसे हमारा मरुस्थल भारत का, उस पर कुछ भी नहीं हो सकता, ना उस पर मकानें बन सकती, ना उसमें नदी बह सकती, ना और कुछ भी हो सकता, ना कृषि की जा सकती। तो मरुस्थल में क्या हो सकता है, तो ये बंजर है बिल्कुल भी। और बंजर पहाड़ी होती है, इन पे भी कुछ नहीं किया जा सकता। अब देखिए, स्थायी चारागाह क्षेत्र। इस तरह की ज़्यादातर भूमि पर ग्राम पंचायत अथवा सरकार का स्वामित्व होता है, इस पर पशु चराई करते हैं। यानी कि जो चारागाह क्षेत्र होते हैं, इन पे सरकार की ये अधीन होते हैं ये क्षेत्र, यानी कि सरकार के पास ही इतनी वो होती है कि इस पर कुछ कार्य कर सके। और जो ये चराई क्षेत्र होते हैं, इन पे गाँव के जो पशु होते हैं वो इस पर चराई कर सकते हैं, लेकिन ये और किसी कार्य में ये प्रयुक्त नहीं की जा सकती। तो ये चारागाह क्षेत्र में प्रयुक्त की जाती है भूमि। अब देखिए, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। जो कृषि योग्य तो है लेकिन वो व्यर्थ पड़ी हुई है, इसे आप ऐसे समझिए, कृषि योग्य तो है लेकिन वो व्यर्थ है। इस वर्ग में वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तथा
5 वर्षों तक अथवा ज़्यादा समय तक परती या कृषि रहित है शामिल होती है। इसमें सुधार करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यानी कि ऐसी भूमि है जिस पे कृषि तो की जा सकती है, लेकिन पानी की सुविधा ना होने के कारण वो 5 वर्ष या उससे अधिक भी हो गए, वो बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, उस पर कोई कृषि नहीं हुई। तो ऐसे में उसकी उस भूमि की गुणवत्ता तो बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ वो बंजर भी होती जाती है। आप देखिए, वर्तमान प्रति भूमि वह भूमि जो एक कृषि वर्ष अथवा उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, वर्तमान प्रति भूमि कहलाती है। यानी कि कई भूमि होते हैं, कई मौसमी किसान होते हैं जो क्या कहते हैं कि जैसे कोई रबी की फसल आ जाती है, गेहूं की फसल तो वो उगा लेते हैं, लेकिन सर्दियों में कोई मटर की या तरबूज की कोई भी और फसल होती है, जो सब्जियों की फसल होती है, वो उगाना वो पसंद नहीं करते हैं। तो वो एक साल में एक बार कर लेते हैं फसल, या एक साल में कभी करते नहीं। तो ऐसी भूमि होती है जो कभी कभी कृषि उस पर की जाती है। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि का प्रति रखना एक सांस्कृतिक चलन में है। ऐसे माना जाता है कि जिस भूमि पर हम ज़्यादा कृषि करते हैं उसकी गुणवत्ता कम होती जाती है। जैसे जैसे भाई ये तो होगा ही, जिस चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो उसकी गुण में तो कमी आएगी। तो इसलिए यहाँ के जो किसान हैं, कुछ किसानों में परंपरा चलती है कि वहाँ पे कृषि को कुछ आराम देकर वहाँ पे कृषि की जाए। पुरातन प्रति भूमि यानी कि पहले की प्रतिभूमि, यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से ज़्यादा किंतु 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है। यह ऐसी भूमि है जिसमें 1 वर्ष से ज़्यादा दिन तो हो जाते हैं कृषि किए हुए, लेकिन 5 वर्ष से ज़्यादा दिन नहीं होते। आप देखिए, निवल बोया गया क्षेत्र, यह ऐसा क्षेत्र है जिस पर कृषि की जाती है। भारत में जितनी जमीन है उसकी केवल 17-18% भाग पे ही कृषि की जाती है, बाकी तो वैसे है। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई एवं काटी जाती है उसे निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। यानी कि ऐसी भूमि, आपसे ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि निवल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, तो आपको सीधा लिखना है वह भूमि जिस पर फसलें उगाई भी जाती हैं और काटी भी जाती हैं, यानी कि जिस पर कृषि की जाती है सही ढंग से, उसे निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। आप देखिए, आपके पास एक टॉपिक है साझा संपत्ति संसाधन, इसे देख लीजिए, फिर हम फसलों के बारे में पढ़ेंगे। साझा संपत्ति संसाधन को भूमि के स्वामित्व के आधार पर मोटे तौर पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया। एक तो निजी संपत्ति, एक साझा संपत्ति। ये वो हो गया प्राइवेटलाइजेशन और गवर्नमेंट, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट वही चीज़ हो गई। तो निजी संपत्ति मतलब जो अपनी होती है खुद की, उस पर किसी दूसरे का हक नहीं होता। साझा संपत्ति का मतलब जिस पे सरकार का हक होता है और पूरे देशवासियों का हक होता है। किसी योग्य भूमि पर निजी स्वामित्व होता है, मतलब निजी स्वामित्व का मतलब ये है कि आपके गांव में किसी जमींदार के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो वो उसी की है, उस पर आपका कोई हक नहीं है। और अभी साझा संपत्ति संसाधन क्या होता है कि आपके गांव में 10 एकड़ में फैला हुआ एक चारागाह क्षेत्र है, उस पर पूरा गांव का हक है, ना कि किसी एक व्यक्ति का। तो आप समझ गए होंगे निजी संपत्ति और साझा संपत्ति क्या होती है। साझा का मतलब है शेयर करना, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यही है साझा संपत्ति, घरेलू उपयोग के लिए ईंधन, पशुओं के लिए चारा, लकड़ी तथा साथ ही अन्य उत्पाद, फल, गिरी, रेशे, उसके पौधे हैं। तो ये सब साझा संपत्ति है। मान लीजिए आप चारा लाते हैं तो वो चारे पे किसी एक का हक थोड़ी ना है, सभी का है। आप जंगलों से लकड़ी काट के लाते हैं तो उस पर आप ही का हक थोड़ी ना है, सभी देशवासियों का है, सभी का है। अब देखिए, भारत में कृषि भू उपयोग, भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिनकी आजीविका कृषि पर आश्रित है। यानी कि भू संसाधनों का उपयोग वो ज़्यादा करते हैं जो कृषि पर आश्रित होते हैं। और आपको पता है भारत की 70 से 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। अब तो नहीं, अब तो लोग नगरों में जाकर ज़्यादा, अब तो भूमि रही कहाँ है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि भूमि का ज़्यादा अधिक दोहन हो रहा है और भूमि की गुणवत्ता में भी इतनी कमी आ रही है। तो वो कृषि बहुत कम होने, इतनी कम तो नहीं लेकिन अभी भी होती है गाँव में तो, लेकिन शहरों में बिल्कुल नहीं होती।
क्योंकि अब शहरों में बिल्कुल जहाँ पे कृषि होती थी वहाँ पर अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। द्वितीयक व तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की तुलना में कृषि पूरी तरह से भूमि पर आधारित है। भाई कृषि, ये तो बात है ही कि जो भी क्रियाएं होती है वो कृषि पर होती हैं। मतलब कृषि से ही उद्योग चलते हैं, उद्योग द्वितीयक क्रियाओं में आते हैं, और उद्योग जब चलेंगे तभी परिवहन ये संचार होगा। तो ये सब कृषि पर ही निर्भर है, सारी चीज़ें कृषि पर निर्भर है। आप भी कृषि पर निर्भर है कि कृषि, क्योंकि कृषि से कोई गेहूँ उत्पादन नहीं होता, आप खाएंगे क्या। भारत में कृषि योग्य भूमि का ज़्यादा महत्व है क्योंकि 70 से 80% जनसंख्या आजीविका यही है। मैंने बताया ये पेपर में आया, तो आपको ऐसे ही लिखना है लगभग 70 से 80, 70% तो आपको लिखना है लगभग। भारत में भूमि की कमी और श्रम की अधिकता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि भारत में भूमि की कमी है। भाई कमी कैसे है, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो कृषि में कमी तो आएगी, मतलब भूमि में कमी तो आएगी। कहाँ से लाएंगे इतनी भूमि, वैसे भारत का क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज़्यादा है। अगर आपको भूमि चाहिए तो रूस में जाइए। और यहाँ पे श्रम की अधिकता है, यानी कि लोग मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन भूमि की कमी है। और कृषि गहनता को मापने के लिए एक फॉर्मूला बताया गया, शायद 1 नंबर में पूछ लिया जाए, याद रखना। सकल बोया गया क्षेत्र अपॉन में निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। इसका अर्थ क्या है कि वो क्षेत्र जिस पर कृषि नहीं की जाती और वो क्षेत्र जिस पर कृषि की जाती है, उनको बटे में रखकर 100 से गुणा करना है। ये वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बस फॉर्मूला पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। अब देखिए भारत में फसल ऋतु है, 3 तरह की फसल होती है हमारे भारत में, रबी, खरीफ और जायद फसल। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप। तो रबी फसलें कौन सी होती हैं? रबी फसलें अक्टूबर से नवंबर में शरद ऋतु से शुरू होकर मार्च अप्रैल तक खत्म होती है, यानी कि इनमें 4-4 महीनों का गैप होता है। और ये सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों में काटी जाती है रबी फसलें। इनमें गेहूँ, सरसों तथा चना आदि फसलों का इसी समय बोया जाता है, यानी कि ये कुछ फसलें हैं गेहूँ, सरसों, इनका नाम आपको याद रखना है। पूछ भी लिया जाता है एक मार्क्स में, रबी फसल कौन सी है, आपको ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। तो सतर्क रहिए, हमला कहीं से भी हो सकता है। खरीफ फसल, खरीफ फसल यहाँ पे मैंने अगस्त और सितंबर गलत लिख दिया है, सॉरी। इस टाइम पे तो ये काटी जाती है, मतलब ये जून और जुलाई में बोई जाती है। जून और जुलाई आपको याद रखना है, जून जुलाई में बोई जाती है। इसमें मुख्य फसलें हैं चावल, जूट, कपास और बाजरा आदि। इस टाइम पे तो बाजरा कटने भी लग गया है गाँव में। अब देखिए जायद फसल, जायद एक अल्पकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद शुरू होती है, मार्च अप्रैल के समय में बोई जाती है। ये एक अल्पकालीन फसल ऋतु है जो कि मार्च और अप्रैल, जैसे ही रबी फसल ख़त्म होती है ना वैसे ही बो दी जाती है। तो इसमें मटर और तरबूज वगैरह ये सब आते हैं। नहीं, मटर तो सॉरी रबी फसल में आते हैं। इनमें तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जियां आदि ये आती हैं। अब देखिए कृषि, अब हमें फसलों के बारे में पढ़ना है। अब तक जो पढ़ा है वो आपको ध्यान होगा, एक बार देख लीजिए वापस, इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब कृषि के बारे में हमको पढ़ना है, खाद्यान्न फसलों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमारे में अनाजों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि भारत के 54% भूभाग पर अनाज बोए जाते हैं। वैसे नहीं कि 100% हमारे यहाँ पे ज़मीन है उस पर 54%, नहीं, जितने पे खेती की जाती है उसके 54% पर, ये आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। भारत विश्व के 11% भाग पर अनाज बोता है, विश्व में 11% और भारत में 54%। अब देखिए सबसे मुख्य फसल है चावल। क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि चावल की भारत में क्या स्थिति है, कौन सा प्रमुख उत्पादक राज्य है, ये सब। तो मैं लास्ट में इस चैप्टर के बाद में लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, वो आपको इम्पोर्टेंट है, वो आपको करने हैं। चावल भारत की ज़्यादातर जनसंख्या का प्रमुख भोजन है, ये आपको पता है कि
बिहार का आधा से ज़्यादा राज्य तो चावल ही खाता है, मतलब एक टाइम पे वहाँ पे चावल ही बनता है, रोटी कम बनती है। और भी पश्चिम बंगाल जो है राज्य, वहाँ पर ये सब जो राज्य हैं पश्चिम बंगाल और बिहार, इनमें चावल की ज़्यादा, मतलब वहाँ चावल खाने का ज़्यादा शौक है। चावल एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। इसकी 3000 से भी ज़्यादा किस्में हैं। अब देखिए 3000 से ज़्यादा किस्में। अब आपको कमेंट में बताना है आप कौन सी किस्म का चावल खाते हैं। भारत के अनेक राज्यों जिनमें से हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि हैं। जो पश्चिम बंगाल राज्य है ना, उसमें इसका 30 से 40% भाग उत्पादन किया जाता है अकेले पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 किस्में अमन, ओस तथा बोरो बोई जाती है। नाम आपको याद रखने, अमन, ओस तथा बोरो। एमसीक्यूज में आपको ऐसे तो कन्फ्यूज करेंगे, 2 नाम दे देंगे, तीसरा और कोई दे देंगे और आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। आप उस पर टिक कर देंगे ऑप्शन में। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, अमन, ओस, बोरो। 1 सेकंड का काम नहीं है याद करने का। भारत में चावल का उत्पादन विश्व का 21.6% है और चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। चावल में पहला स्थान तो चीन का है, आप जानते होंगे, शायद ना जानते हो। और चीन के बाद दूसरा स्थान भारत का है। और ये भी याद रखना 21.6%, यानी कि लगभग 22% हमारे यहाँ चावल उत्पादन होता है विश्व में। और चीन और भारत को मिलाकर 50% उत्पादन होता है। देखिए 2 देश ही इतना उत्पादन करते हैं तो बाकी देश क्या करते होंगे। अब देखिए गेहूँ दूसरी मुख्य फसल। पहली मुख्य फसल चावल है, याद रखना। दूसरी गेहूँ है। गेहूँ भारत में चावल के बाद दूसरा मुख्य अनाज है। भारत में विश्व का 12% गेहूँ पैदा किया जाता है। विश्व का 12%। गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान है। पंजाब और हरियाणा तो लगभग 60% गेहूँ यही उत्पादन करते हैं। ये 2 राज्य पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, ये आपको याद रखना है। 2 राज्यों का आपको नाम जरूर याद रखना है, पंजाब, हरियाणा। उत्तर प्रदेश भी आप भी याद रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गेहूं की कृषि वर्षा पर निर्भर है और उत्पादकता कम है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, इनमें मतलब जो गेहूं की जो कृषि होती है वो वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए यहाँ पर उत्पादन कम होता है। क्योंकि वर्षा ज़रूरी तो नहीं है वर्षा पूरे वर्ष हो। मोटे अनाज की कृषि देश के कुल बोए क्षेत्र के 16.5% भाग पर की जाती है। अब जो मोटे अनाज होते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, इनकी खेती 16.5% भाग पर की जाती है। ज्वार उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व विंध्याचल के कुछ राज्य हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ राज्य, इन राज्यों का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि मैप आएगा और मैप में यही पूछा जाएगा कि गेहूँ उत्पादन वाला सबसे प्रमुख राज्य कौन सा है। तो आपको पंजाब पे या हरियाणा पे टिक करना है अगर मैप में ऑप्शन हो तो। सॉरी। अब देखिए बाजरा। बाजरा भारत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में बोया जाता है। ये उत्तर पश्चिम भागों में बोया जाता है ज़्यादातर। इसके प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व हरियाणा है। वर्षा कम होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है। आप जानते हैं राजस्थान जो है वो वहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। तो ऐसे में क्या फसल उत्पादन हो सकती है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कोटा वगैरह, वहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन जैसलमेर और बीकानेर जो राज्य हैं इनमें वर्षा कम होती है और इनमें उत्पादन इसका नहीं होता। आप देखिए मक्का। मक्का एक खाद्य एवं चारा फसल है जो निम्न कोटि मिट्टी तथा अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थिति में उगाई जाती है।
पॉपकॉर्न तो आपने खाए होंगे, तो वो किससे बनते हैं? वो मक्का से बनते हैं। और आपको कमेंट में बताना है कि मक्का की चपाती किस किसने खाई है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान है। ये कुछ राज्य हैं, इनके नाम आपको जरूर याद रखना है। दालें, अब दालों के बारे में बात करते हैं। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक राज्य है। विश्व की लगभग 20% दालें उगाई जाती हैं। भाई दालों में प्रोटीन होता है और भारत में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। प्रमुख दालें चना और अरहर। अरहर मैंने लिखा नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है वैसे मुझे लगता है, अगर हो तो आपको देख लेना है थोड़ा। चना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। यह मुख्य वर्षा पर निर्भर होती है। चना वर्षा पर ज़्यादा निर्भर होता है, इसके लिए 150 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा जरूरी है। और प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान है। कम से कम 2 राज्यों का आपको नाम याद रखने हैं। अब तिलहन के बारे में आ जाते हैं। तिलहन की खेती खाद्य तेल निकालने के लिए की जाती है। मैं अरहर के बारे में आपको बताना भूल गया। अरहर ये भी एक प्रकार की दाल है जिसका उत्पादन जो मैं बता देता हूँ आपको। ये तो पश्चिम बंगाल और जो छत्तीसगढ़ के जो एरिया हैं इनमें भी इसका उत्पादन किया जाता है। कुछ इलाका गुजरात का भी है जिसमें अरहर उगाई जाती है। तो आपको बस राज्य का नाम याद रखना है, वैसे फसल के बारे में आपसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। अब तिलहन देख लीजिए। तिलहन की खेती खाद्य तेल निकालने के लिए की जाती है। भाई तिलहन से तेल ही निकलता है। मालवा पठार, गुजरात, मराठवाड़ा, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में तथा भारत के 14% भाग पर तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। कुछ क्षेत्र हैं, 2 नाम तो आपको याद रखने हैं, गुजरात और राजस्थान है, आप याद रख लीजिए, दोनों पड़ोसी हैं। अब देखिए मूंगफली। विश्व में 18.8% मूंगफली का उत्पादन भारत अकेला करता है। लगभग 20% मूंगफली का उत्पादन भारत अकेला करता है। कुछ क्षेत्रों में यह खरीफ ऋतु में, तो कई क्षेत्रों में रबी ऋतु में बोई जाती है। प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि हैं। मूंगफली राजस्थान में और गुजरात में बहुत ज़्यादा बोई जाती है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसके लिए ऐसी खुरदरी मिट्टी चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर पाई जाती है, तो इन राज्यों में ज़्यादा पाई जाती है। तोरिया व सरसों देखिए, इनसे भी तेल निकलता है। सरसों का तेल तो आप जानते हैं सभी के दैनिक इस्तेमाल में उपयोग होता है। तोरिया व सरसों में बहुत से तिलहन शामिल है। यह फसलें भारी वर्षा में पाला सहन नहीं कर पाती और इनके उत्पादन में उतार चढ़ाव ज़्यादा है। अब देखिए रेशेदार फसल, जो कपास और जूट। कपास एक उष्ण कटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क हिस्सों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। कपास के लिए आपको पता है काली मिट्टी चाहिए, और काली मिट्टी गुजरात और जो महाराष्ट्र के जो इलाके हैं इनमें पाई जाती है। तो इसके लिए कपास के लिए काली मिट्टी ज़रूर चाहिए। और राज्यों में, मतलब जो ऐसे राज्य हैं जिनमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इनमें काली मिट्टी की कमी है, तो इनमें ये फसलें बोई नहीं जाती। तो कपास के लिए काली मिट्टी आपको ध्यान में रखनी है, ये ज़रूर 1 मार्क्स में आ सकता है। भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, यानी कि जब तक विभाजन नहीं हुआ था तब हमारा जो पाकिस्तान का जो इलाका है, यानी कि वो गुजरात और पंजाब के पड़ोस का ही है, तो वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया अब। तो इसलिए भारत में इसका उत्पादन अब कम होता है, पाकिस्तान में ज़्यादा होता है। कपास के उत्पादन में विश्व में चीन पहले नंबर पे हर चीज़ में। देखो भाई, अमेरिका का दूसरा, पाकिस्तान का तीसरा, में भारत का चौथा स्थान है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत का चौथा स्थान है कपास में। अब देखिए जूट। भाई जूट क्या होता है? आपने बोरियां देखी है? हाँ, जिसमें गेहूँ होते हैं, अनाज होता है,
तो वो किसकी बनी होती हैं? जूट की बनी होती हैं। आपने ऊन देखा है? ऊनी वस्त्र जो सर्दियों में आप पहनते हैं, वो किसकी बनी होती हैं? वो भी जूट की बनी हुई होती हैं। तो जूट का भी बहुत से चीज़ों में काम आता है। मोटे वस्त्र, थैला, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में जूट का प्रयोग किया जाता है। पश्चिम बंगाल देश के जूट उत्पादन का 3/4 भाग उत्पादन करता है। बिहार व आसाम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। नहीं, पश्चिम बंगाल में 3/4 लगभग 70 से 80% तो इसी में किया जाता है, और बाकी दार्जिलिंग के जो क्षेत्र है उनमें किया जाता होगा। अब देखिए, जूट के बारे में आपने देखा। हाँ, एक बात और है कि अभी कुछ समय जो पॉलीथीन बैन हो गई थी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। पॉलीथीन बैन हो गई थी तो कई लोगों ने ये डिमांड की थी कि जूट के जो थैले होते हैं वो चला दिए जाएं, लेकिन बाज़ार वालों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि जूट जो आता है वो बहुत महंगा होता है। आप कभी ख़रीद के देखना एक बोरी, या फिर एक जो जूट का जो स्वेटर होता है, फिर ऊनी कपड़े होते हैं, वो ख़रीद के देखना। थैला ख़रीद के देखना आप, एक थैला भी 50 से 60 रुपये तक का आएगा। तो भाई इतने में सामान इतने का नहीं होगा, तो थैला इतने का होता है। तो ये इसके लिए मना कर देता बाज़ार ने भी। तो ये आपको बात ध्यान में रख सकती है, हो सकता है कहीं आ जाए क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा इस पर, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए। अन्य फसलें, गन्ना, चाय और कॉफ़ी। अन्य फसलें देख लेते हैं आप। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या है? यानी कि गर्मी के जो क्षेत्र होते हैं उनमें ज़्यादा उगाई जाती है। वर्षा पर आधारित परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र तथा उपार्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जाती है, यानी कि जहाँ पर नमी होती है उन क्षेत्रों में बोई जाती है। गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश है। लगभग 40% अकेला उत्तर प्रदेश ही इसका उत्पादन करता है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि छोटा सा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस इलाके में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। भाई नॉलेज के लिए आपको ध्यान में रहना चाहिए। भारत ब्राज़ील के बाद दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। 2008 और 9 में 9 की रिपोर्ट के अनुसार था। भारत में विश्व के 23% गन्ने का उत्पादन होता है। चाय एक रोपण कृषि है जिसका पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाँ, नाम सुन के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, मतलब ऐसे मन कर रहा होगा कि चाय अभी मिल जाए। सुबह उठते उठते ही आप चाय मांगते हो। तो चाय के बारे में आप जानते होंगे, और ये भी जानते होंगे कहाँ उगाई जाती है, क्योंकि भाई जिस चीज़ आपको फेवरेट हो तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आसाम के अलावा और चाय का और कहाँ पर उत्पादन होता है, ये आपको बताना है। अभी कमेंट में लिखो। चाय की खेती भारत में 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में शुरू हुई थी, यानी अंग्रेज़ों का शासन था, और उन्होंने भारत को इसकी लत लगाई है, और बहुत गलत किया है उन्होंने। चाय की लत लगाई है भारतीयों को। चाय निर्यातक देशों में भारत व का श्रीलंका तथा चीन के बाद विश्व में तीसरा स्थान है। श्रीलंका और चीन भी भाई भारत कृषि उसका चाय का बहुत ज़्यादा बड़ा उत्पादक देश है। चाय का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि कृषि के जो पहाड़ी इलाके होते हैं, हमारे भी आसाम की जो पहाड़ी इलाका होता है उस पर होता है, क्योंकि चाय ऐसी फसल है जिसका उत्पादन समतल भूमि पे नहीं हो सकता, पर्वतीय भूमि पे हो सकता है, जो कि ढलानदार हो मतलब पानी उसका बह जाए। क्योंकि कृषि के जो पौधे होते हैं उनमें अगर पानी भर जाता है तो वो सड़ जाती हैं, और उसका मतलब क्रियान्वयन हो जाता है, उत्पादन नहीं हो पाता उसका। फिर कॉफ़ी देखिए भाई, कॉफ़ी भी आप पीते होंगे बहुत से लोग। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है जिसका एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी की 3 किस्में अरेबिका, लिबेरिका व रोबस्ता है। आपको याद है मैंने चावल की भी 3 किस्में बताई है, कौन सी थी? देखिए, ओस, अमन और बोरो। आपको नाम ज़रूर याद रखना है, इसके भी आपको नाम लिख लेने हैं। अमन, ओस, बोरो चावल की, और अरेबिका, लिबेरिका व रोबस्ता, ये 2 कॉफ़ी और चावल की 3 किस्मों के नाम बताए गए हैं। इनको आपको कॉपी में नोट कर लेना है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है, इसमें भारत का 7वां स्थान है।
कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। जो कर्नाटक है इसमें 60% कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। भारत में कृषि का विकास। अब 2 ही टॉपिक हमारे पास बचे हैं, बस खत्म होने वाला है चैप्टर। भारत में कृषि का विकास। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। 2001 में देश की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। 1960 से 70 के दशक में कृषि की दशाएं बदतर हो गई थी। आपको पता है 1960 का दशक बहुत ही खतरनाक दशक था, क्योंकि उस समय पर कृषि की हालत बहुत बिगड़ गई थी। इससे निकलने के लिए IADP और IAAP कार्यक्रम शुरू किए गए। भाई इनकी आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, IADP और IAEP। तो इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। जो IADP है इसकी फुल फॉर्म है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इंग्लिश में आपको याद रख लीजिए। इंग्लिश में, हिंदी में आप देख लेना, हिंदी में इसे कहते हैं गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, या फिर गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। और IAAP इसकी फुल फॉर्म है इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। तो ये 2 प्रोग्राम किए गए थे, फुल फॉर्म आपको बस याद रखनी है। और अन्य कार्य किए गए जैसे हरित क्रांति, HY बीजों का प्रयोग, ये सब कृषि को सुधारने के लिए किए गए थे। और कमेंट में आपको बताना हरित क्रांति कब आई थी, आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा। लास्ट टॉपिक रह गया हमारा कि कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं। भारत की कृषि की मुख्य समस्याएं क्या है। भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं, भारतीय कृषि की मुख्य समस्याएं देखिए कि एक जो हमारी कृषि है वो मानसून पर ज़्यादा निर्भर करती है, यानी कि अनियमित मानसून पर निर्भर करती है। यानी कि भारत में आपको पता है कि मौसम कई महीनों में आता है। मतलब सर्दी का मौसम है तो सर्दी में कुछ अलग फसलें उगाई जाती है, गर्मी का मौसम है गर्मी में अलग उगाई जाती हैं, और वर्षा का मौसम है तो वर्षा में अलग फसलें उगती है। तो मौसम के हिसाब से यहाँ पे फसलें उगती हैं, ये भी एक समस्या है। ऋणग्रस्तता है। ऋणग्रस्तता का मतलब क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको नोट कर लेनी है, याद करनी है। मैं बता देता हूँ क्या है ऋणग्रस्तता। जो भारतीय किसान होते हैं, जो गाँव में बहुत मतलब गरीब किसान होते हैं, जो मतलब उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता, लेकिन वो दिन रात कृषि में लगे होते हैं, और कृषि में ज़्यादा उनका खर्चा होता है, इसलिए वो सरकार से लोन ले लेते हैं, और कभी कभी वो लोन चुका भी नहीं पाता है। इसलिए कई किसान आपने देखा होगा कि वो आत्महत्या कर लेते हैं और बहुत परेशान रहते हैं इसके लिए। तो ऋणग्रस्तता यानी कि लोन लेने के बाद उसे ग्रसित किसान को ऋणग्रस्त किसान कहते हैं। और भूमि सुधारों की कमी है भारत में अभी। छोटे खेत तथा विखंडित जोत, यानी कि छोटे छोटे खेत बिखरे हुए हैं। वाणिज्यीकरण का अभाव, कृषि योग्य भूमि एवं निम्नीकरण। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण का मतलब है कि उनमें गुणवत्ताओं में कमियां आती है, तो कमी आ रही है भूमि में, और ये भी एक मुख्य समस्या है भारत की। तो ये कुछ पॉइंट है। एक है वाणिज्यीकरण का अभाव है देश में, वाणिज्यीकरण का इंग्लिश में आपको बताता हूँ कॉमर्शियल का अभाव है। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।